उन्होंने आज अपनी फैमिली के थ्रू, पहले आपको पता है वो अटक जेल में थे, अब अडयाला जेल में है, अपनी फैमिली के थ्रू एक मैसेज भेजा है अपने एक्स के ऊपर। और आपको पता ही है कि 5 अगस्त से ये जो हैं अरेस्टेड हैं। तो जो एक्स के ऊपर आज इन्होंने डाला है अपना मैसेज, उन्होंने कहा जी कि चाहे जितने मर्जी मुझे चैलेंजेस हो, शुरू में जो थे कि मुझे ज़मीन पे सुलाया जा रहा था और उस वहाँ पे बहुत सारे इंसेक्ट्स थे, यानी कि कीड़े मकोड़े थे और बहुत सारे मच्छर थे और बेड भी नहीं था, तो बहुत मेरे लिए मुश्किल था एडजस्ट करना और मुझे स्पिरिचुअली, मेंटली, फिजिकली इन्होंने बहुत जो है तंग करने की कोशिश की, लेकिन मैं स्ट्रॉन्गर फील कर रहा हूँ और फिटर फील कर रहा हूँ। और पिछले दिनों में मैंने बैठ के अपनी सारी लाइफ के ऊपर जो है एक नज़र दौड़ाई, इंट्रोस्पेक्शन की, और मैं देखना चाहता था कि मैंने अपनी पॉलिटिकल लाइफ में कहाँ गलतियाँ की हैं। इसके अलावा मैं कुरान भी पढ़ रहा हूँ, दूसरी बुक्स भी पढ़ रहा हूँ और मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे मैं बेटर बन सकता हूँ। उन्होंने कहा जी कि जो यहाँ पे प्रिजन के अंदर कंडीशंस अगर मुझे सख्त से सख्त भी कर देंगे तो भी 1 इंच मैं पीछे हकीकी आज़ादी से नहीं हटूंगा। मैं हमेशा रूल ऑफ लॉ को अपहोल्ड करूंगा, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करूंगा और मैं फिर से डिमांड करता हूं फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। और मैंने कहीं नहीं भागना है, मुझे कहा जा रहा है तुम चले जाओ, मैंने कहीं नहीं भागना है, मैंने रहना भी पाकिस्तान में है, मरना भी पाकिस्तान में है, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। और ये जो साइफर का केस है ये सिर्फ इसलिए डिज़ाइन किया गया है ताकि इसमें फॉर्मर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बाजवा और डोनाल्ड रू जो कि असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे अमेरिका के, उनको जो है प्रोटेक्शन दी जा सके, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। असद उमर साहब जो हैं जी, उन्होंने अपने आप को साइफर केस में इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी से डिस्टेंस करने की कोशिश की है और उन्होंने आज मीडिया के साथ बात कर रहे थे एंटी टेररिज्म कोर्ट जो है इस्लामाबाद में, उसके बाहर। उन्होंने कहा जी कि ये डॉक्यूमेंट्स जो क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट है इसको लीगली वैसे यूज़ किया गया था, इसमें कोई भी इलीगैलिटी नहीं थी। FIA जो है वो अगस्त में इस साल उसने इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी को साइफर केस में अरेस्ट किया था और उनको फिर बुक किया था अंडर ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट। और इसके ऊपर बात कर रहे थे असद उमर साहब। उन्होंने कहा जी कि ये 4 ऑफिशियल्स जो थे उनको ये साइफर दिया गया था, एक तो प्राइम मिनिस्टर को, फॉरेन मिनिस्टर को, आर्मी चीफ को और DG ISI को। तो मेरा जो नाम है सिर्फ लिया गया है, लेकिन प्लानिंग मिनिस्ट्री को साइफर जो FI की जो FIR लिखाई गई थी साइफर के सिलसिले में, उसमें मेरी मिनिस्ट्री का कोई मेंशन नहीं है। तो अपने आप को जरा इन्होंने डिस्टेंट करने की कोशिश की है PTI से। पाकिस्तान की सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करती है। ये बयान आज शहबाज शरीफ साहब ने दिया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की 350 बिलियन इकोनॉमी जो है वो मेल्ट डाउन का शिकार है, यहाँ पे लो ग्रोथ है, करेंसी वीक है, स्काई रॉकेटिंग प्राइसेस हैं। तो उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान जो इस वक्त केयर टेकर सेटअप में आपको पता ही है और जनरल इलेक्शंस की तरफ जा रहा है, तो उस सिलसिले की ये बातचीत कर रहे थे आज ट्रेडर्स के साथ लाहौर में। इन्होंने कहा जी जब ट्रेडर्स काम करते हैं तभी पाकिस्तान आगे बढ़ता है, इकोनॉमी स्ट्रांग रहेगी, डेवलपमेंट और प्रॉस्पेरिटी उसी वक्त इस मुल्क में आएगी। और ये सब की सब चीज़ें जो है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के ऊपर जो है डिपेंड करती हैं। जब मैं पावर में आया था 16 मंथ्स के लिए, तो मैंने अपना तमाम जो पर्सनल ग्रज था उसको पीछे रखते हुए पाकिस्तान को सेव करने के लिए जो है काम किया और अपने पॉलिटिकल जो स्टेचर था उसको भी स्टेक पे डाला मुल्क के लिए। इमरान खान साहब को उन्होंने आज फिर से खींचा। उन्होंने कहा जी कि ये जो हैं इन्होंने मेरे वक्त में, यानी मेरी जो 16 मंथ्स की जो गवर्नमेंट थी उसके अंदर सिट-इन्स की और मुझे थ्रेट्स दिए। नाम तो डायरेक्टली नहीं लिया, लेकिन जाहिर है कि उनका निशाना जो है इमरान खान की PTI की तरफ था। पाकिस्तान के जो इंटरिम प्राइम मिनिस्टर अनवारुल हक काकड़ साहब, उन्होंने आज ये इंप्रेशन जो है वो डिस्पेल किया है या डिसमिस किया है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो जो आ रहे हैं किसी डील के अंडर यहाँ पे आ रहे हैं जो उन्होंने केयर टेकर गवर्नमेंट से की है। आपको पता ही कि नवाज शरीफ साहब सेल्फ इम्पोज्ड एग्जाइल में हैं सिंस 2019। लास्ट मंथ जो है शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में अक्टूबर 21 को आ रहे हैं और PMLN ने भी कहा था कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो हर तरह की चीज़ को फेस करने के लिए पाकिस्तान के अंदर आएंगे। शहबाज शरीफ साहब ने भी इससे पहले भी कहा था कि जी पार्टी की जो लीगल टीम है उसने इनका नाम क्लियर किया। तो उसी के ऊपर बात करते हुए काकड़ साहब कह रहे थे कि वो अपनी मर्जी से आ रहे हैं और जब वो आना चाहेंगे तभी आएंगे, हमारे साथ कोई उन्होंने डील वगैरह नहीं की है। जुनैद सफदर की खबर तो भी आपने सुनी, आरफा बाजी से जो मरीम नवाज के बेटे हैं उनकी शादी आपको पता ही है, मैं थोड़ी सी डिटेल्स खाली दूंगी। आयशा के साथ हुई थी जो कि सैफुर रहमान की बेटी हैं। सैफुर रहमान फॉर्मर नैब के हेड थे और बड़े आपको पता है मल्टी मिलियनियर बिजनेसमैन हैं बेस्ड इन कतर। तो इन दोनों की शादी जो थी अगस्त 2021 में हुई थी और 2 साल के बाद ही इनका आपस में सेपरेशन हो गया है। तो इन्होंने मीडिया को कहा है कि हमारी प्राइवेसी को आप रिस्पेक्ट करें और मुझे लगता है कि हम दोनों को इस डिसीजन पे पीस मिलेगा। इस मामले में मैं और कोई भी आगे बात नहीं करूंगा। उसके बाद उन्होंने अपने तमाम ही अकाउंट से जो इनकी शादी की तस्वीरें थी वो
उन्होंने सब हटा दी और जो है वो इन्होंने कहा जी कि आप, ये हमारा प्राइवेट मैटर है तो आप इसकी रिस्पेक्ट करें। ये जो अब थ्रेट्स आ रहे हैं बहुत सारे हाई अप्स को, जैसे कि शाहरुख खान साहब को भी आया था पिछले दिनों में जब उनकी ये 2 फिल्में जवान और पठान आई थी, तो उसके बाद अब जो इंडिया के इंटरनल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, सॉरी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं एस जयशंकर साहब, उनको भी ये आए हैं बहुत सारे थ्रेट्स। तो इसलिए एस जयशंकर साहब को जो इन्होंने अपने कमेंट्स दिए थे 6 एक्सट्रीमिस्ट के ऊपर और जो इनका बड़ा सख्त किस्म का एक स्टांस है इंडिया और कनाडा की तरफ भी, उसके ऊपर इनकी जो सिक्योरिटी है उसको जेड कैटेगरी में कर दी गई है। इनके पास पहले थी वाई कैटेगरी में, और गवर्नमेंट जो है ये डिफरेंट किस्म की सिक्योरिटीज़ इंडिया में देती है हाई अप्स को, -Z +Z -Y +Y X इस तरह करके। तो ये जो स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप है इसके अंडर जो है सिक्योरिटी दी जाती है प्राइम मिनिस्टर को, और उन प्राइम मिनिस्टर्स को भी सिक्योरिटी कवर दिए जाते हैं 5 साल के लिए जब वो प्राइम मिनिस्टर हिंदुस्तान के नहीं रहते हैं। अंडर जेड सिक्योरिटी जो लोग होते हैं ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस उनको 55 मेंबर स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी दी जाती है, जिसमें के पर्सनल होते हैं डिफरेंट फोर्सेस से भी, 10 कमांडोज होते हैं नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स के, 30 आर्म्ड मैन होते हैं जो कि डिवाइड किए जाते हैं कि किस किस ने उनके घर के ऊपर देना है पहरा, मोबाइल सिक्योरिटी में कौन लोग रहेंगे और इनके व्हीकल को कौन एस्कॉर्ट करेगा। तो चूंकि इनकी लाइफ के ऊपर खतरा है तो अब इनको ये जो मैक्सिमम लेवल की जो जेड सिक्योरिटी है ये इनको दी गई है। आज जो एक रिपोर्ट आई है द रिपोर्टर्स कलेक्टिव और अल जजीरा ने एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट बिठाई थी, उसके मुताबिक इंडिया का जो बैंक ऑफ बड़ौदा है उसके बारे में ये रिपोर्ट आई है कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने बहुत ही इजी कर दिया था अपने एजेंट्स के लिए पैसे चोरी करना अपने कस्टमर्स के। इसके अंडर जो है जो रिपोर्ट ये इन्वेस्टिगेटिव आई इसमें बताया गया कि तकरीबन 27,000 US डॉलर्स जो हैं 362 जो कस्टमर्स हैं उनके इन्होंने चोरी किए थे इन लोगों ने। और ये जब ऐप चलाई थी इन्होंने मोबाइल बैंकिंग ऐप बॉब वर्ल्ड, तो उसमें इनके लिए जो इनका बैंक का स्टाफ, मैनेजर्स, गार्ड्स, उनके रिलेटिव्स और बैंक एजेंट्स जो थे रिमोट एरियाज में, उनके लिए इजी हो गया था इनके लिए पैसे चुराने। कुछ लोगों के तो पैसे जो थे वो ओवर $1,000 थे, यानी कि इंडिया के आप समझें कि 1.5-2 लाख रुपए बन जाते हैं, और कुछ लोगों ने तो उससे भी ज्यादा जो थे गवाए थे। तो ऑल टुगेदर ये $27,000 जो हैं बनते हैं। और कुछ एजेंट्स ने 1,330 के करीब, कुछ ने 2,140, कुछ ने 4,000 से ज्यादा जो थे डॉलर्स, यानी कि ये हैं पैसे, रुपीज नहीं है, उसमें पैसे जो है लोगों के चोरी किए थे यानी फ्रॉड से। तो ये सारी बातें उस वक्त ये इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट आई है जब जो RBI जो इनका इंडिया का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसने ऑडिट की थी, और ऑडिट के बेस पे पता चला था कि ये लोग जो हैं फ्रॉड कर रहे हैं। हिंदुस्तान के अंदर आज अनफॉर्चुनेटली बिहार के एरिया में एक ट्रेन जो थी वो डिरेल हुई थी, एक्सप्रेस ट्रेन, उसकी वजह से 4 लोगों की डेथ हुई है और बहुत सारे जख्मी हो गए हैं। यहाँ पे जो ट्रेन है आनंद विहार टर्मिनल रेलवे स्टेशन से दिल्ली से ये जा रही थी कामा खाया जंक्शन आसाम की तरफ। जब ये जो है ये हुआ था, एक्सीडेंट हुआ था, 21 कोचेस जो थी वो डिरेल कर गई थी। ईस्ट सेंट्रल रेलवे के जो जनरल मैनेजर हैं उन्होंने कहा जी हमने इसके ऊपर एक इन्वेस्टिगेशन भी बिठाई है, अभी कॉज ऑफ डिरेलमेंट पता नहीं चला है, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो अंडरवे है। जून के अंदर भी हिंदुस्तान के अंदर एक ऐसी घटना हुई थी और उसको 2 डेकेड्स का सबसे बैड जो था वो इंसिडेंट कहा जा रहा था, जो उड़ीसा में हुई थी जब ये जो ट्रेनें जो थी क्रैश कर गई थी और उसके अंदर जो है तकरीबन 288 लोगों की डेथ हुई थी। तो आज ये जो है एक और यहाँ पे उसके ऊपर है। जीनत अमान साहिबा जो हैं जी उन्होंने अपना एक शेयर किया है अमिताभ बच्चन के साथ कुछ बातें। उन्होंने कहा जी कि मैं इनको करना चाहती थी 81st बर्थडे पे विश, लेकिन मैं कर नहीं सकी क्योंकि एक प्रोड्यूसर जो थे उन्होंने मुझे इनकी वजह से ह्यूमिलिएट किया था, जिसके के बाद फिर बिग बी ने जब इनसे अपॉलॉजी की तो उन्होंने सारा वाकया सुनाया कि जी मैं तो बहुत जल्दी एक दफ़ा शूट पे आ गई थी और मैं तो इंतज़ार कर रही थी और मैंने तो लोगों को कहा कि जब अमिताभ आए तो मुझे बताना, क्योंकि अमिताभ की ये रेपुटेशन है कि वो हमेशा वक्त से पहले आते हैं, बहुत ज़्यादा पंक्चुअल हैं और वो सेट पे आके बैठे रहते हैं और वो किताब पढ़ते रहते हैं जब तक कि शूट का टाइम नहीं हो जाता है, और फिर जब शूट का टाइम होता है तो वो काम शुरू करते हैं। तो वो कहते हैं जी वो एक टाइम था जब अमिताभ लेट आए तो मैं बैठी हुई थी अपनी गाड़ी में इंतज़ार कर रही थी, मैं रिहर्स कर रही थी, लेकिन अमिताभ लेट आए 1 घंटा और जब मैं बाहर आई तो प्रोड्यूसर ने मुझे डांटा तो मैं रो पड़ी।
तो बाद में फिर अमिताभ ने मेरे से अपोलोजाइज किया, तो इट्स ऑल गुड नाउ। रत्ना फाटक शाह जो हैं उन्होंने आज एक इंटरव्यू दिया है और उन्होंने कहा जी कि ऐसा इकोसिस्टम बन गया है कि जिसमें वहीदा रहमान माशाल्लाह से 85 ईयर्स एज है इनकी भी, उनको उनके पोटेंशियल के मुताबिक रोल्स नहीं दिए जाते हैं। जैसे कि मैं देखती हूँ कि मैरिल स्ट्रिप जो कि 74 ईयर्स एज है, जिनकी हेलन मिरन जो है 78 ईयर्स की हैं, उनको उनके पोटेंशियल के मुताबिक बहुत धांसू किस्म के रोल्स दिए जाते हैं। वहीदा रहमान साहिबा बहुत ज़्यादा एक ना सिर्फ फैबुलस खातून है बल्कि बहुत ही फैबुलस एक्ट्रेस हैं, लेकिन उनके स्टेचर के मुताबिक जो वो डिजर्व करती हैं रोल्स नहीं दिए जाते हैं। इससे पहले भी उन्होंने कहा था दीप्ति नेवल के बारे में कि वो भी जिस तरह के रोल्स डिजर्व करती हैं उनको नहीं दिए जाते हैं, तो ये बड़ी ज्यादती है। मुझे लगता है कि इनके पोटेंशियल के मुताबिक इनको देना चाहिए। और जनाब आज जो वर्ल्ड कप के अंदर मैचेस थे साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में, क्विंटन डिकॉक ने जबरदस्त सेकंड सक्सेसिव सेंचुरी बनाई वर्ल्ड कप में, और साउथ अफ्रीका ने आज जबरदस्त किस्म की जो ये 5 टाइम चैंपियन है ऑस्ट्रेलिया, इसको जो है वो पैक कर दिया और 134 रन्स की इनको डिफीट दी। इन्होंने पहले साउथ अफ्रीका ने बनाए थे 311 फॉर 7, ऑस्ट्रेलिया जो थी उसने अपनी जो 6 विकेट्स थी वो सिर्फ 70 रन्स जब बोर्ड के ऊपर थे उस पर उन्होंने लूज़ की थी, और इवेंचुअली इनको डिसमिस किया ऑस्ट्रेलिया की टीम को साउथ अफ्रीका ने फॉर 177 रन्स विद 55 बॉल्स टू स्पेयर। और अब जो ऑस्ट्रेलिया है उसने दोनों मैच जो है वो लूज़ कर दिए हैं। पहले इंडिया से भी 6 विकेटों से हारा था और आज फिर से ये जो है ये साउथ अफ्रीका से हार गया है। यहाँ पे 25th ओवर में ये इनकी हालत थी कि 95 फॉर 6 थे। उसके बाद फिर मार्कस लैबुशेंग आए, उन्होंने 46 बनाए, और मिशेल स्टार्क ने 69 रन इन्होंने बनाए फॉर 7th विकेट पार्टनरशिप, लेकिन फिर भी जो है ये आगे जो है नहीं चल सके और पूरी इनकी जो इनिंग्स थी वो कोलैप्स कर गई। 2 साल जो है जी, नेक्स्ट 2 ईयर्स, उसमें जितने भी लोग हैं वो बहुत ज़्यादा तैयारी करेंगे वर्ल्ड कप फुटबॉल जो होने वाला है उसके लिए। तो उसमें अब और भी कुछ जो है एस्पिरेंट्स आ रहे हैं, जैसे कि यमन की टीम आ रही है, श्रीलंका की टीम्स आ रही हैं, और बहुत बड़ी बड़ी वहाँ पे टीम्स हैं जिनके साथ इनके मुकाबले होंगे, खासतौर पे जो वर्ल्ड कप क्वालिफायर होंगे, जिसमें कि इनके ग्रुप में यूएई, बहरीन, नेपाल या कि लेओस हो सकता है। तो ये बहरहाल बड़े एक्साइटेड हैं यमन, क्योंकि अभी ये वॉर से बाहर आए हैं और ये चाहते हैं जी कि हम अपना कुछ मेटल यहाँ पे शो कर सके। इनका जो नंबर है यमन की टीम का 156th रैंक है फीफा की रैंकिंग में, और श्रीलंका जो है वो 202 के ऊपर खड़ा हुआ है। तो जो बेस्ट ऑफ 18 टीम्स होंगी उनमें से जो है एक एशिया की जो 8 ऑटोमेटिक वर्ल्ड कप स्पॉट्स हैं उसमें जाएगी, तो इसको अब इंक्रीज किया गया है टू 4 फ्रॉम 2022। तो इनके लिए बड़े अच्छे चांसेस हैं कि ये कर सकते हैं। और जनाब एब्सोल्युटली आवर लास्ट न्यूज़ इज अबाउट फॉर्मर फार्मूला 1 के जो बॉस थे बर्नी एक्लिस्टोन, उनके लिए 92 ईयर्स उनकी एज है, लेकिन इनको अब जो है जेल टर्म नहीं दी गई है। हालांकि इन्होंने गिल्टी प्लीड किया था एट लंदन साउथ वार्क क्राउन कोर्ट में कि इन्होंने मिसलीड किया था यूके की टैक्स अथॉरिटीज़ को फॉर ओवरसीज एसेट्स वर्थ ओवर 492 मिलियन यूएस डॉलर्स, और इन्होंने एग्री किया है कि ये सिविल जो सेटलमेंट है ये करेंगे HM रेवेन्यू एंड कस्टम्स के साथ, और उनको पे करेंगे 798.4 मिलियन टू कवर टैक्सेस एंड इंटरेस्ट एंड पेनल्टीज फॉर 18 टैक्स ईयर्स बिटवीन 1994 से 2022। और इन्होंने HMRC को बताया था जुलाई 2015 में कि इनका जो सिंगल ट्रस्ट है इन फेवर ऑफ हिज डॉटर्स, उसमें ना तो ये बेनिफिशरी हैं ना तो ये सेटलर हैं, लेकिन ये झूठ था, ये थे उसके अंदर। और इन्होंने पैसे भी भेजे थे एट द ट्यून ऑफ $509 मिलियन टू द बैंक अकाउंट इन सिंगापुर इन 2010। तो फिर जब इनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन बिठाई गई तो पहले तो माने नहीं थे और आज ये मान गए हैं, लेकिन इनकी एज को देखते हुए उन्होंने कहा कि इनको जेल तो नहीं भेजी जाएगी, लेकिन इनको ये पैसे सारे देने पड़ेंगे।